हेलो गाइस। होप सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। अब कल आप लोगों का पेपर है M1 का। पूरे सेमिस्टर में बहुत मेहनत अपन ने लिया है और वो फाइनली वो दिन आ ही गया। सो वन डे बिफोर दी एग्ज़ाम मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मास्टर भी कभी स्टूडेंट था। ये दिन आज का बहुत क्रूशल है और बहुत पढ़ाई करो सब लोग। मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप सभी लोगों के ऊपर कि आप सभी लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो। तो अभी अपन ने रिवीजन बैच वगैरह एकदम प्रॉपर लिया है। कल अपन ने रिवीजन बैच भी ख़त्म कर लिया। आप सभी लोगों का वेल प्रिपरेशन हुआ है। आज मैं अगर थोड़ा यूट्यूब पे लाइव या वेबएक्स पे मीटिंग लेता तो अपने बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वेबएक्स से मैं नहीं ले पाऊँगा, और यूट्यूब पे लाइव अगर लूँ तो इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि अगर मैं पूरा का पूरा रिवाइज कर दूँ। तो यही ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टॉक है अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेटिंग रहे, सो दैट कि कोई डाउन फील कर रहा होगा, डर रहा होगा कल से पेपर से, तो वो उसको मोटिवेशन मिल सकता है, सो कि वो भी अभी पढ़ाई कर लेगा और डरेगा नहीं और पेपर उसका भी बहुत अच्छा जाएगा। और ये जो टॉक रहेगा अभी, इसमें मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन भी दे देता हूँ सभी टॉपिक्स के ऊपर, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और आप लोगों को लगेगा कि हमको सब आता है भाई। तो देखिए, सबसे पहला जो लेसन था अपन ने लिया हुआ, कोई डरने की नीड ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया ढंग से अपन ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। फर्स्ट यूनिट से लेके तो आखिरी यूनिट तक, लास्ट यूनिट तक अपन ने ईच एंड एवरी टॉपिक लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। विथ वेल बेसिक बैच भी लिया है, देन उसके बाद आप लोगों की वेल रिवीजन बैच भी लिया, प्रिस्क्राइब टाइम में सिलेबस भी पूरा डिटेल में लेकर कंप्लीट किया है, और एट द सेम टाइम अपन ने फुल पोर्शन का पेपर, यूनिट वाइज पेपर सब कुछ लिया है। तो आप लोगों को डरने की कोई भी नीड नहीं है। लेट मी टेल यू, सबसे पहले लेसन में अपन ने 4 टॉपिक्स पढ़े थे, एनेट डेरिवेटिव, लिबनिट्ज थ्योरम, उसके बाद मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज, एंड उसके बाद एक कंसेप्ट पढ़ा था भूतों वाला कंसेप्ट, दैट इज़ व्हाट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जो nth डेरिवेटिव कंसेप्ट है उसके अंदर सबसे पहले अपन ने 8 nth डेरिवेटिव, सबसे पहले तो व्हाट डू मीन बाय nth डेरिवेटिव यहाँ से शुरुआत किया था। इजंट इट, इक्वेशन ऑफ भलतेज करो ऑन दी बोर्ड क्या रहता है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, सो वी आर गेटिंग व्हाट डी वाई बाई डी एक्स, फिर और एक बार डिफ्रेंशिएट करो, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना। झापड़ मारना यानी क्या करना है, डेरिवेटिव करना। सो एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना कॉल्ड एज सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे, 2 बार कर रहे, 3 बार कर रहे, एंड सो ऑन अप टू nth टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो यू आर गेटिंग व्हाट, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर अपन ने 8 nth डेरिवेटिव देखे थे, राइट। फिर इसमें अभी nth डेरिवेटिव के अंदर अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम लिए, हर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अपन ने प्रूफ्स के साथ सब कुछ देखा था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि nth डेरिवेटिव किया था, तो nth डेरिवेटिव में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है साइन क्यूब एक्स वाला, वो प्रॉब्लम प्लीज छोड़ना मत। वो साइन क्यूब एक्स वाला जो प्रॉब्लम था वो अपन ने 2 वे से सॉल्व किया था। एक तो वो साइन क्यूब एक्स को आप लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, और फिर बाद में इंटू का प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आप लोगों को पता ही है, राइट। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन। या तो फिर आप लोग वही प्रॉब्लम को अलग वे से, यानी साइन 3x का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स करो, वहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो, उसको आगे सॉल्व करो, टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड सॉरी सेकेंड प्रॉब्लम अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक लिया था, जो था इफ़ y इक्वल्स टू साइन पी एक्स प्लस कॉस पी एक्स देन शो दैट y एन इक्वल्स टू। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, डायरेक्टली टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, साइन पी एक्स और कॉस पी एक्स का nth डेरिवेटिव आप लोगों को पता है, पी रेस टू एन इंटू साइन पी एक्स प्लस एन पाई बाई टू, कॉस पी एक्स का भी पता है, पी रेस टू एन इंटू कॉस ऑफ पी एक्स प्लस एन पाई बाई टू। पी रेस टू एन कॉमन ले लो, फिर उसके बाद पी एक्स प्लस एन पाई बाई टू के जगह पे क्या करो, थीटा पुट करो, और फिर वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। अब शो दैट में रेस टू 1/2 है तो इसका स्क्वायर करो, यानी 2 एडजस्ट करो, स्क्वायर करके रेस टू 1/2 ले लिया, फिर a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करो, फिर आगे धीरे धीरे आप लोगों को उसका शो दैट मिल जाता है, इजंट इट। फिर उसके बाद एक 4 कंसिस्टेंट अपन ने प्रॉब्लम लिए थे। एक लिया था 1/x² प्लस ए स्क्वायर, दूसरा लिया था x/x² प्लस ए स्क्वायर, एक तीसरा लिया था tan इनवर्स ऑफ x बाय, चौथा लिया था tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट। और एक और एडिशनल कर लो, वो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो ऐसे ये 5 प्रॉब्लम, ये पाँचों के पाँचों प्रॉब्लम एक जैसे ही है। अगर आप लोगों ने एक आधा भी प्रॉब्लम, यानी सब लोगों ने सभी किया है, अपन ने रिवीजन बैच में अगर फुल पोर्शन पेपर वगैरह सब हुआ, तो मुझे पता है आप लोग को आते हैं। लेकिन बोलना यही चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम छोड़ो मत, सबके सब एक जैसे ही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में 1/ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव आप लोगों को आता है तो वही वहाँ पे लगता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आपको आना चाहिए। जैसे कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर है, तो जो ए स्क्वायर है उसको, यानी 1/x² प्लस ए स्क्वायर को x² माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा लिखो, इजंट इट। फिर वैसा लिखने के बाद उसको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के फिर आगे सॉल्व करो, फिर सब्सटीट्यूशन आगे का आप लोगों को पता है। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल किसी ने छोड़ना नहीं।
फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट वाला ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो लिया था, राइट। तो उसमें डायरेक्ट टेकिंग एन एट डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड और ई रेस टू एक्स इंटू साइन या ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला उसके अंदर लगता है। तो एन एट डेरिवेटिव की ये जो मैंने लिमिटेड प्रॉब्लम अभी बोले इतने बहुत परफेक्टली करके जाओ। एन एट डेरिवेटिव का एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। फिर उसके बाद अपन ने कंसेप्ट लिया था लिबनिट्ज थ्योरम। अब लिबनिट्ज थ्योरम कितना आसान मैंने आप लोगों को करके दिया। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में आए हुए सभी के सभी न्यूमेरिकल्स अपन ने लिए थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को 5 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोले लिबनिट्ज थ्योरम के। होप आप सभी लोगों ने वो लिख के देखे होंगे। एक क्वेश्चन था y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x, एक था y रेस टू 1/m प्लस y रेस टू माइनस 1/m इक्वल्स टू 2x, एक था cos इनवर्स y/b वाला, एक था x इक्वल्स टू साइन थीटा y इक्वल्स टू साइन 2 थीटा वाला, और एक था f ऑफ x इक्वल्स टू tan x वाला। ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख के देखना, बाकी के ऊपर ऊपर देखे तो भी चलेगा। जितना अपन ने नोट्स में लिया ना मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन ये 5 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। लिबनिट्ज थ्योरम किसी ने भी छोड़ना मत। जैसे कि शो दैट के अंदर आप लोग देखते हो तो y n+2 अगर आखिरी टर्म है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 2 बार डिफरेंशिएट करना और उसके बाद n एट डेरिवेटिव एंड अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम। अब लिबनिट्ज थ्योरम में मैंने आप लोगों को बोला था u और v पहचानते आना चाहिए। u कौन रहता है, y की टर्म्स इज नथिंग बट दी u, एंड जो फंक्शन ऑफ x बोले तो x की टर्म्स रहेंगी वो कौन रहेगा, v। तो आप लोगों ने u n v बस इतना ही तो याद रखना है। अगर u n v आपको समझ में आ गया, फिर क्या करना है, NC1 UN में से एक कम करो, V में एक बढ़ा दो यानी डेरिवेटिव करो। ये हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो लिबनिट्ज थ्योरम भी आप लोगों को एकदम अच्छे से आता है। फिर अपन ने भूतों वाला कंसेप्ट लिया था, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 रेस टू इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ये क्या रहता है, नंबर ऑफ भूत इन मैथमेटिक्स। भूतों का स्टैंडर्ड नाम क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब भी आपके प्रॉब्लम में भूत आएगा क्या करोगे, झापड़ मारोगे। झापड़ मारना है यानी डेरिवेटिव करना, एंड झापड़ मारने का कार्यक्रम इज कॉल्ड एज व्हाट, एल हॉस्पिटल रूल और कॉची रूल। फिर उसके बाद देखा था अपन ने जब तक के अपने प्रॉब्लम में से भूत नहीं निकलता तब तक के झापड़ा मारने का कार्यक्रम जारी रखने का। अब झापड़ किसी को भी नहीं मारते रहते हैं, 2 स्टैंडर्ड भूत है, 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बाकी कोई भी भूत होंगे तो उसको 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो एंड बाद में झापड़ा मारो। इजंट इट ना, झापड़ मारना यानी डेरिवेटिव करना, एंड झापड़ मारने का कार्यक्रम इज कॉल्ड एज व्हाट, एल हॉस्पिटल रूल और कॉची रूल, राइट। तो आप लोग अप्लाई करो। इजंट इट, तो काफ़ी ईजी है टॉपिक। अब उसके अंदर अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे लिए थे जैसे कि जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म जैसे कि a b c p ऐसे, और फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड द कांस्टेंट्स a b c वगैरह ऐसे प्रॉब्लम लिए थे। तो कंसिस्टेंट 4-5 प्रॉब्लम है, प्लीज़ वो करके जाना। वो प्रॉब्लम में थोड़ी सी हिंट ऐसी है कि वो प्रॉब्लम में अगर भूत आता है तो झापड़ मारो, बट भूत नहीं आता है तो समथिंग अपॉन 0 टर्म आएगा। और जब भी आप लोगों के प्रॉब्लम में समथिंग अपॉन 0 टर्म आता है तो अपन न्यूमरेटर को इक्वेट करते किसके साथ, 0 के साथ, इजंट इट। तो वो एक देखना, और फिर बाद में समथिंग अपॉन 0 आना बंद हो जाता है तो वापस से अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट किया वो जाके उसके अंदर पुट करते हैं। सो वी आर गेटिंग व्हाट, वंस अगेन द भूत, एंड फिर वही कार्यक्रम अपना जारी, एल हॉस्पिटल रूल एंड कॉची रूल, राइट। फिर एक प्रॉब्लम ऐसा भी लिया था जिसका आंसर e⁻² वगैरह आता है, तो वो भी अच्छे से करके जाओ। तो मैंने बैच के अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बोले, वो सभी प्रॉब्लम अच्छे से करके जाओ, कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। फिर मैक्लॉरेन टेलर लिया था अपन ने, और मैक्लॉरेन सीरीज़ तो अपन ने एकदम डिटेल में लिया है। तो मैक्लॉरेन सीरीज़ इनिशियली क्या रहता है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश ऑफ 0 प्लस x² फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन। तो इनिशियली अगर फंक्शन आप लोग को एकदम इजी वाला देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग कोई भी फंक्शन है, उसके अगर 3-4 डेरिवेटिव आप लोग निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट सिंपल तरीके से कर लो। अदरवाइज फिर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड मैक्लॉरेन सीरीजेस। तो मुझे तो उसकी यानी लगता नहीं कि वो इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप लोग को आएंगे। बैच में लिए थोड़े बहुत देख के जाना। फिर कुछ प्रॉब्लम मैक्लॉरियंस के अपन ने टैन इनवर्स वाले भी लिए, साइन इनवर्स वाले भी लिए, तो वो भी थोड़े बहुत देख के जाना। और फिर टेलर सीरीज में टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स, इन पावर ऑफ एच एंड इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए, ये भी अपन ने क्वेश्चन लिए थे। तो उसमें का जो सबसे पहला वाला अपन ने प्रॉब्लम लिया था ना, एक्सपांड 17 प्लस ऐसा था ना, वो 2 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब समथिंग लाइक दैट, तो वो वाला क्वेश्चन करके जाना, वो छोड़ना मत। इन पावर एक्सपांडेड इन पावर ऑफ एच और इन पावर ऑफ एक्स, दो में से कोई भी आ सकता है वो। और एक आखिरी वाला लिया था एफ ऑफ एम एक्स वाला, तो वो भी छोड़ना मत, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेसन आप लोगों को पूरा जम जाएगा, बहुत अच्छे से अपन ने प्रिपेयर किया है, बस कॉन्फिडेंट रहना। फिर अपन ने सेकंड लेसन पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर इनिशियली कुछ इजी वाले ऐसे प्रॉब्लम देखे थे, सिंपल वाले,
जिसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, बस कंसेप्ट यही है कि आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट वाला पहला दूसरा तीसरा सभी के सभी प्रॉब्लम मैंने जितने भी लिए थे उतने ओवरलुक कर ला, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन ने वो ढंग से डिस्कस भी किए। रिवीजन बैच में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, रेगुलर बैच में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो एक क्वेश्चन था अपने नोट्स में तीसरा चौथे नंबर का क्वेश्चन था वो कि जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, राइट। फिर जेड की वैल्यू निकालो, उसमें शो दैट करना था। तो डेल जेड बाय डेल एक्स आप लोग को निकालते आता है, डेल जेड बाय डेल वाई भी निकालते आता है। दोनों का एडिशन करो, फिर उसके बाद स्क्वायर करो, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। तो वो क्वेश्चन छोड़ना मत। एक क्वेश्चन लिया था u इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। फिर उसमें दो शो दैट थे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और उसके बाद लिया था अपन ने एक उसका सेकंड भी था, डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो ये सिंपल प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लिया था जिसमें n की वैल्यू -3/2 आती है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे। एक क्वेश्चन था x⁻x इंटू y⁻y इंटू z⁻z इक्वल्स टू c, है ना, वो एक क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये प्लीज़ छोड़ना मत। अब रिवीजन बैच में अगर काफ़ी बार अपन ने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक लिया था दैट इज़ यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन। अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, एक आधा भी बंदा ऐसा होगा जिसने होमोजीनियस फंक्शन यूलर्स थ्योरम किया नहीं है, वो प्लीज़ कर लो। ये टॉपिक के अंदर ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, और ये किसी ने भी छोड़ना नहीं है। ये जो टॉपिक है, जैसा मैं बोलते रहता हूँ, गरीबों के लिए गोल्डन टॉपिक ये है वो। और इसका एक प्रॉब्लम आपके पेपर में कंपलसरी आएगा। 3 स्टेप में मैंने ये प्रॉब्लम आपको डिवाइड करके दिए थे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी इसके आप लोगों को दिए। लेकिन मुझे लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के कारण और इजी होने के कारण इसका कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप लोग को आना चाहिए। तो मैंने इंपॉर्टेंस भी प्रॉब्लम निकाल के दिए आप लोगों को। ये टॉपिक में पहली स्टेप क्या रहती है, आप लोगों को प्रॉपरली डिग्री निकालते आना चाहिए। अगर आपको डिग्री आ गया तो फिर सेकेंड स्टेप क्या रहेंगी, पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो उसमें कौन सा डिडक्शन लग रहा है। अब डिडक्शन अपने पास कितने कम है, एक है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इट में भी एन यू, इट में भी जी ऑफ यू। उसके लिए भी 2 क्वेश्चंस मैंने फॉर एग्जांपल पढ़ाए थे, एन यू कब यूज़ करना और जी ऑफ यू कब यूज़ करना। और दूसरा डिडक्शन है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, है ना, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एक तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू रहेगा, या तो फिर जी ऑफ यू इनसाइड द ब्रैकेट जी डैश ऑफ यू -1 रहेगा। तो 2 में से कोई भी एक आधा लग सकता है। आपको कौन सा लगता है, क्या लगता है, वो बैच में अपन ने एकदम अच्छे से क्लियर किया, तो आपको सब पता है। फिर उसके बाद अपन ने लिया है तो ये टॉपिक प्लीज़ किसी ने भी छोड़ना मत। थर्ड स्टेप क्या रहती है, शो दैट के अंदर आप लोगों को साइन और कॉस की टर्म दिख रही है फॉर एग्जांपल, तो अदर देन साइन कॉस टर्म आती है तो उसको उसमें कन्वर्ट करो, इजंट इट ना। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, मुझे पता है आप लोगों को ये सब आता है, तो एक बार और लुक कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट अपन ने थर्ड प्रॉब्लम्स लिए थे ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आप सभी लोग बोल रहे कि मैक्सिमम मिनिमा सिलेबस में नहीं है पार्ट, अब लास्ट सेमेस्टर तक था, इस बार अपन ने पढ़ लिया। तो अभी देखते हैं, आपके कॉलेज वाले अगर बोल रहे होंगे कि ये टॉपिक स्किप हुआ है तो ठीक है, बट वो टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ओवरलुक करके जाना। उसके अंदर 4 ही तो स्टेप हैं। यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अगर होगा तो पहले स्टेप में क्या करो, डेल यू बाय डेल एक्स निकालो और डेल यू बाय डेल वाई निकालो। दूसरे स्टेप में क्या करो, दोनों भी टर्म को इक्वेट करो 0 के साथ, वहाँ से आप लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं विच आर नोन एज सोल्यूशंस, और वो पॉइंट पे आप लोगों को फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में आर एस और टी निकालना है, और वो पॉइंट जो भी है उसके ऊपर आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है, बराबर है। फिर उसकी 4 स्टेप हैं। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर बड़ा होगा 0 से तो आर भी चेक करना पड़ेगा, आर भी बड़ा है 0 से तो फंक्शन मिनिमम है, और आर अगर छोटा है तो फंक्शन मैक्सिमम है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो नो एक्सट्रीम वैल्यूज़, एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी यस इक्वल्स टू 0 होगा तो केस इज डाउटफुल, इजंट इट ना। तो इतना तो ईजी क्वेश्चन है वो, तो वो भी टॉपिक छोड़ना मत, एक बार देख लो। फिर उसके बाद अपन ने देखा था लैग्रेंजस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो ये भी टॉपिक का एक प्रॉब्लम आपके पेपर में कंपलसरी आएगा। ये टॉपिक के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को प्रॉब्लम पढ़ने के बाद, अब घिसे पिटे वही वो प्रॉब्लम यार एग्जामिनेशन में आप लोगों के ऑलमोस्ट टाइम रिपीटेड रहते हैं। तो जितने अपन ने क्वेश्चन लिए हैं ना सभी टॉपिक्स के, मोर देन सफिशिएंट है, उतने अच्छे से देखो, बस कॉन्फिडेंट रहो कि आपको सब आता है। लैग्रेंजस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर में आप लोगों को u कौन सा है और फाई कौन सा है ये समझ में आना चाहिए। अब
यू कौन रहता है? जो फंक्शन अपने को मैक्सिमा या मिनिमा के लिए चेक करना रहता है उसको अपन बोलते हैं यू। और फाई कौन रहता है? जो फंक्शन क्लियर कट मेंशन रहता है प्रॉब्लम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन अपन ने लिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ सेकेंड, क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम, ऐसा था ना वो क्वेश्चन। तो डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स, इसका मतलब अगर वो 3 पार्ट्स को मैं जोड़ दूँ तो 24 मिलेगा ना। तो ये जो दिया है ये कौन है? फाइव। और उसके आगे बोला है कि शो दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड इज मैक्सिमम। यानी पहला अगर एक्स है, दूसरा कौन है? वाई है, तीसरा जेड है, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, ये मैक्सिमम में शो करो। यानी अपने लिए यू हो गया एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, और फाइव हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कौन? 24। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम में यू एंड फाइव आ गया, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम में यू और फाइव तो क्लियर कट दिखता ही है, बट एक आधा अगर वर्डिंग प्रॉब्लम होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो क्लियर कट इक्वेशन आपको दिया रहता है उसको अपन बोलते फाइव, और जो इक्वेशन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप लोगों को चेक करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं अपन? यू, राइट। फिर उसके बाद देखा अपन ने कि अगर यू एंड फाइव निकलते आ गया तो फिर अपन क्या करते हैं? लैग्रेंजेस एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, एल इक्वल्स टू यू प्लस लैम्बडा फाइव। फिर मैक्सिमा मिनिमा जब भी आप चेक करते हो तो स्टेशनरी वैल्यू के लिए अपन डेल एल इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं। फिर अगर यू एंड फाइव बोथ आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो पहले, डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0, डेल एल बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0 एंड डेल एल बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0। वो इक्वेशन सॉल्व करके अब मैंने आपको उसमें भी इजीनेस क्रिएट किया था कि लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो। और फिर क्या करो नेक्स्ट, वो जो तीनों भी इक्वेशन हैं वो तीनों इक्वेशन को इक्वेट करो के साथ, और फिर उसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करते टाइम पे आप अटक जाते हो तो वहाँ पे क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सिंप्लीफाई कैसे करना, तो मैंने ट्रिक दिया था। ऑलमोस्ट 95% अबव प्रॉब्लम में ये होता है, यू या फाइव जो रहता है ना उससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपका वो वहाँ पे जो है ना इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। और फिर आप लोग वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ के, और फिर वो वैल्यू जाके आप लोग सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में तो आपको के मिल जाता, के मिल गया तो एक्स वाई जेड मिल गया, और वो जाके आप लोग सब्सटीट्यूट कर दो फिर यू या जो भी आपका यू रहता मैक्सिमम मिनिमा के लिए चेक करना है, बस हो गया। आपको यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो समझ गया। तो आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। उसके अंदर जो सिलेक्टेड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो एक दो बार आप लोगों ने प्लीज़ लिख के देखना है। अभी भी टाइम नहीं गया है, एक आधे ने लिख के नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ लिख के देखना, छोड़ना मत, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फिर ये हो गया आप लोगों का सेकंड यूनिट। फिर थर्ड यूनिट लिया था अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, पहले तो 10-1 मिनट आप लोगों ने खुद होकर रिवाइज करना, काफ़ी बार मैंने करके दिया, जस्ट लाइक व्हाट दिस, एक बार करके देता हूँ। नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोटेड बाय लेटर जेड। एक्स इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, वाई इज कॉल्ड एज इमेजनरी पार्ट, आई इज कॉल्ड एज इमेजनरी कॉन्स्टेंट। आई की वैल्यू क्या रहती है? अंडर रूट -1, आई स्क्वेयर -1, आई क्यूब आई रेस टू 4 1, आई रेस टू 5 आई, सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड देन आई रेस टू 50 कितना होता है? -1, आई रेस टू 100 कितना होता है? 1, 1000 भी कितना? 1, और आई रेस टू करोड़ भी कितना? 1। तो आई रेस टू कोई भी हो वो अभी आप लोग का आता है। फिर उसके बाद आप लोगों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी सब कुछ पढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट इज डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म आता है तो क्या करोगे? रैशनलाइजेशन करोगे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिंपली सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड, जिसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इजंट इट। जब भी अभी मैं ये आप ऑडियो क्लिप सुनोगे ना तो इसमें आप लोग क्या करना, आपका जो अपना बुक है ना, क्लास बुक जो है वो खोल के एक एक पन्ना पलटाते जाना है ना, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड में एक्स इक्वल्स टू क्या रहता है? आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू कौन? आर साइन थीटा, आर इक्वल्स टू कौन? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू कौन? tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। बस ये 4 बातें मिलती हैं, वो जाके आप लोग कार्टेशियन फॉर्म में पुट कर दो तो यू आर गेटिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म क्या रहता है? z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है? z इक्वल्स टू आर इंटू ई रेज़ टू द पावर आई थीटा। फिर अपन ने एक प्रॉपर टेबल बनाया था, वो टेबल के अंदर अपन ने प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके फॉर्म्स और बाजू में कॉन्जुगेट, ऐसा सब कुछ लिखा था, राइट। वो होने के बाद फिर अपन ने देखा था एक कंसेप्ट जिसका नाम है डी मूवियर्स थ्योरम।
और डी मूवियस थ्योरम क्या बोलता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर एन होगा तो जो ऊपर वाली टर्म्स है वो एंगल के साथ आके लग जाती है, तो इट विल बिकम कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। फिर उसके बाद देखा अपन ने रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। ये रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रॉब्लम आपके पेपर में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, तो इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रूट्स या वैल्यूज़ अगर आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की निकालना है तो हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में कंसीडर करोगे, जनरलाइज फॉर्म में। तो जो भी पहले कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर में कन्वर्ट करना है, आर और थीटा की वैल्यू निकालना, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म का जनरलाइज फॉर्म में लिखना, आर इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ 2 के प्लस थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 के प्लस थीटा। और वहाँ पे कितने रूट्स मिलेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गिवन प्रॉब्लम का। अगर एक्स की पावर अगर आप लोगों को 3 दिखाई दे रही है तो 3 रूट्स आएंगे, 4 होंगे तो 4 होंगे, रेस टू द पावर 9 होगा तो 9 रूट्स आएंगे। तो उसके हिसाब से फिर के की वैल्यू रहती है, तो 1/9 होगा तो के की वैल्यू रहेंगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 8 तक, है ना। फिर वो अभी आप लोगों को जो 4-5 प्रॉब्लम मैंने लिए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक प्रॉब्लम हर बार आता है, इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि वो पाँचों के पाँचों प्रॉब्लम किसी ने भी छोड़ना मत, वो अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। फिर वो होने के बाद अपन ने बाइनोमियल एक्सपांशन वाले प्रॉब्लम देखे थे। तो बाइनोमियल एक्सपांशन वाले 2 वेराइटी के प्रॉब्लम लिए थे। एक था शो दैट कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू साइन 4 थीटा इक्वल्स टू, है ना, कॉस 6 थीटा साइन 5 थीटा इक्वल्स टू। तो वो वाले क्वेश्चन में उल्टा डी मूवियस लगाना आपको। अगर कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू लिखना है तो कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू लिखने का, कॉस कंसिडर करने का कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, फिर वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 4, और फिर ए प्लस बी रेस टू द पावर एम, जो अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। इसके आने के चांसेस थोड़े बहुत कम है, लेकिन जो सेकंड था वो आने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि एक्सपांड कॉस रेस टू 8 थीटा इन कोसाइन मल्टीपल ऑफ थीटा, एक्सपांड साइन रेस टू 5 थीटा इन साइन मल्टीपल या कोसाइन मल्टीपल ऑफ थीटा, एक्सपांड कॉस रेस टू, एक प्रॉब्लम लिया था कॉस रेस टू 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वो छोड़ना मत। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD। ये सभी प्रॉब्लम में आप लोगों ने 4 कंसिडरेशन करना है। एक्स इक्वल्स टू कंसिडर करना है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर 1/x हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, फिर दोनों को जोड़ दो तो ट्वाइस कॉस थीटा, दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, x प्लस 1/x ट्वाइस कॉस थीटा एंड x माइनस 1/x 2i साइन थीटा, है ना। फिर वैसे ही x रेस टू n 1/x रेस टू n, x रेस टू n प्लस 1/x रेस टू n एंड x रेस टू n माइनस 1/x रेस टू n। तो ये सब कुछ किया था अपन ने, तो बाकी तो ईजी है। अब cos रेस टू 8 पूछा है, तो cos है ना cos, तो इसीलिए अपन एडिशन वाली टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज x प्लस 1/x। अगर आप लोग को साइन रेस टू 5 थीटा पूछते हैं तो साइन काय में आता है, सब्सट्रैक्शन में, तो इसलिए अपन कंसिडर करेंगे x माइनस 1/x, इजंट इट। फिर ये होने के बाद अपन ने कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिए थे, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक वगैरह लिए थे अपन ने। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन सर्क्यूलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन भी क्रिएट करके दिया था कि साइन आई एक्स इक्वल्स टू क्या रहता है, आई इंटू साइन एच एक्स, कॉस आई एक्स क्या रहता है कॉस एच एक्स, और टैन आई एक्स क्या रहता है आई इंटू टैन एच एक्स। ईच एंड एवरीथिंग प्रूव करके दिया था। फिर उसके मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स लिए थे सभी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली मैंने 24 प्रॉब्लम्स लिए थे, यानी फॉर्मूलेज लिए थे सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो वो तो एक ही झटके में अपन ने 24 कर लेते बैच एक्स्ट्रा लेके एक दिन, तो बहुत ईजी जाएगा आपको। फिर उसके बाद अगर वो टैन इनवर्स वाले प्रॉब्लम कोई छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँगा तो आपको मैं मोटिवेट कर दूँ कि वो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, उसके अंदर आप लोगों ने कंसिडरेशन 2 याद रखना है सिर्फ, एक था tan 2x और दूसरा था tan ऑफ i2y। फिर tan 2x को लिखना आप लोगों ने tan ऑफ x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, x मिल जाएगा। वैसे ही tan i2y में x प्लस आई वाई tan x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई करके आप लोगों ने आगे सॉल्व करो, बाद में सिर्फ उसके अंदर tan h इनवर्स ऑफ x वाला एक फॉर्मूला लगता है, बस उतना ही है, बाकी बहुत ईजी है सब। फिर उसके जो सिलेक्टेड अब रिवीजन बैच में मैंने डिस्कशन भी कर लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट्स में डाले भी है, सब लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की PDF या हार्ड कॉपीज़ अवेलेबल है, क्लास में दिया था मैंने, तो उसके अंदर जितने भी हो सब के सब अच्छे से करना और टॉपिक देख के जाना पूरा। और लास्ट ले लिया था अपन ने लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है उसके अंदर भी log z इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस आई वाई तो सॉल्व करके दिया था, तो अपने को मिल गया था log z इज इक्वल्स टू यानी लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू log r प्लस आई इंटू 2 के प्लस थीटा। वही अगर अपन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए डील कर रहे हैं तो k0 रहेगा, तो लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज log z इक्वल्स टू log r प्लस आई थीटा।
तो उसके भी मैंने रिवीजन बैच में जितने भी प्रॉब्लम करके दिए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो डाले वो प्लीज़ अच्छे से एक बार करके जाना। तो ये हो गए तुम्हारे 3 लेसन रिवाइज। अब मैं आप लोगों को बोल दूँ वापस से, ये तीनों जो स्टूडेंट्स लोगों का प्रॉब्लम है कि अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो ऐसा कोई होगा तो डरो मत, अभी भी काफ़ी टाइम आपके पास है। एकदम सिलेक्टेड टॉपिक की भी बात करूँ तो फर्स्ट लेसन में क्या करो, लिबनिट्ज थ्योरम बहुत ही अच्छे से करके जाओ एक टॉपिक, और एनेट डेरिवेटिव के मैंने 3-4 ही क्वेश्चन बोले उतने तो करके जाओ अच्छे से। एक साइन क्यूब एक्स वाला, एक साइन पी एक्स प्लस कॉस पी एक्स वाला, एक क्वेश्चन लिया था अपन ने ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला, है ना, और वो 5 एक जैसे क्वेश्चन, 1/x² प्लस a² x/x² प्लस a², समझ गए ना आप वो वाले। फिर मैक्लॉरेन टेलर में एक 17 + 2 टाइम्स वाला प्रॉब्लम लिया था और एक प्रॉब्लम वो f(mx) वाला लिया था। ये थोड़े से जो इजी क्वेश्चन है ये तो करके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें से कोई ना कोई 1-2 एग्जाम्पल्स पेपर में आ ही जाते हैं। लेकिन एक टॉपिक वाइज बोलूँ तो लिबनिट्ज थ्योरम किसी ने भी छोड़ना नहीं है। आप लोगों को 5 मार्क तो उधर कंफर्म हो जाएंगे। जो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया अभी तक या किया है बट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट्स मैंने सब लिया ना, तो वो अच्छे से करो। आप सभी लोग, मुझे विश्वास है आप AMA स्टूडेंट्स के ऊपर कि आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से किया है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी जाएंगी नहीं और पेपर एकदम ईजी लगेगा। बट 1 डे बिफोर दी एग्ज़ाम थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए पढ़ाई करते रहो बस। और जो मैंने इंपॉर्टेंट्स बोला है वो अच्छे से करो। सेकंड लेसन में होमोजीनियस फंक्शन यूलर्स थ्योरम कोई भी छोड़ेगा नहीं। 3 स्टेप में प्रॉब्लम डिवाइड करके उसको सॉल्व करना है, तो वो भी अपन ने अच्छे से किया। तो यूलर्स थ्योरम, फर्स्ट लेसन का लिबनिट्ज थ्योरम, ये टॉपिक ऐसे कि जिसका एक प्रॉब्लम कंपलसरी आएगा और लिमिटेड क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ने को पुरता नहीं। थर्ड लेसन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जैसे कि अपन ने देखा है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इनमें 5 प्रॉब्लम है। उसके अलावा थोड़ा सा भी अलग कोई आता है तो थोड़ा सा वैल्यूज़ का ही चेंज रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा, तो वो टॉपिक छोड़ने को पुरता नहीं, प्लीज़ वो छोड़ना मत। और एक लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक बैकअप चाहिए, इसलिए वो एक टॉपिक। फिर अपन ने नेक्स्ट लेसन लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा है, पहले इनिशियली अपन ने थेरी वेरी सब पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इक्वेशन क्या रहता है, ऑर्डिनरी क्या रहता है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन का मतलब क्या रहता है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये सब कुछ अपन ने थेरी लिया था। फिर एक एक मेथड पढ़ते गए थे। तो अभी मैं इतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो बोल देता हूँ। पहली मेथड अपन ने लिया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड, दूसरी लिया था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड कितना आसान है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले क्या करो, dy/dx निकालो। अगर आप लोग एक साइड में x के टर्म्स और dx की टर्म और दूसरे साइड में y की टर्म और dy की टर्म अगर कर सकते हो, है ना, तो वो वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आगे बढ़ो। फिर सेकंड मेथड अपन ने कौन सा देखा था, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मेथड। अगर आपके प्रॉब्लम में आप लोगों को y/x, x/y, x/y, x² + y², x³ + y³ ax + by + c ऐसे टर्म्स अगर दिखाई दे रहे होंगे तो वो हो गया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का प्रॉब्लम। तो उसमें उसके जगह पे कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट कर दो। हाँ, 2 अलग अलग टर्म या 3 अलग अलग टर्म प्रॉब्लम में नहीं चाहिए। एक ही टर्म बार बार रिपीट है तो चलता, जैसे कि ax + by + c है और वही बार बार रिपीट है तो चलता, फिर उसके जगह पे कुछ ना कुछ पुट कर दो। लेकिन आपके प्रॉब्लम में आप लोगों को x² + y² भी दिखाई दे रहा है, y/x भी दिखाई दे रहा है, या x² + y², फिर मत करना, फिर आगे की मेथड करना। आगे अपन ने जो मेथड पढ़ा था वो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने क्या करना है, dy/dx निकालना है और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा उन दोनों की डिग्री चेक करना है। अगर उन दोनों की भी डिग्री अगर सेम होती है तो वो हो गया होमोजीनियस। और होमोजीनियस है तो सब्सटीट्यूट करो y = vx, उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy/dx मिलेगा, है ना। और वो dy/dx की वैल्यू जाके सब्सटीट्यूट करो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन में, तो प्रॉब्लम विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट द सॉल्यूशन। यूट्यूब के ऊपर मैंने, आप लोग M1 वाले हो और अगर आप लोग का इंटीग्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब के ऊपर मैंने 9 इंटीग्रेशन फार्मूले का एक लेक्चर और उसके बाद 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का लेक्चर और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह का लेक्चर डाल के रखा है। तो होप आप लोगों का वो अपने बैच में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। लेकिन 1-2 कोई स्टूडेंट्स होंगे तो तुरंत देख लेना पहले, इसके अंदर ये यूनिट के अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है। हिम्मत नहीं हारना, कल तक बहुत टाइम है आपके पास।
नेक्स्ट उसके बाद अपन ने देखा था नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मेट सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये फॉर्मेट रहता है। और इसमें न्यूमरेटर में सी और सी डैश के कारण ही तो ये नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस नहीं है। तो इसको रिड्यूस कैसा करें, तो इसके अंदर अपन ने दो केसेस पढ़ा था। पहली जो केस थी वो थी ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश, और सेकेंड केस थी ए अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश। तो सेकेंड केस मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड केस में जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक कॉमन फैक्टर दिखता है। मैंने m वगैरह लिया था वहाँ पे जनरलाइज वे में, m कॉमन ले लिया तो ए एक्स प्लस बी वाई, नीचे भी ए एक्स प्लस बी वाई बनता है फिर। और वो ए एक्स प्लस बी वाई के जगह पे कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करो, उसको डिफ्रेंशिएट करो और उसको आगे सॉल्व करते हो तो आप लोगों को बराबर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाता, आगे सॉल्व हो जाता। और नॉन होमोजीनियस की जो फर्स्ट केस है ना, तो वो फर्स्ट केस में ए अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन बी डैश। तो ये केस में आप लोगों ने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करना है, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। उसको डिफ्रेंशिएट करो तो स्मॉल डी एक्स हो गया कैपिटल डी एक्स, एच का तो डेरिवेटिव जीरो, और स्मॉल डी वाई इक्वल्स टू कैपिटल डी वाई, के का डेरिवेटिव कौन जीरो। फिर उसके बाद वो सब्सटीट्यूशन वगैरह किया तो वो प्रॉब्लम होमोजीनियस में कन्वर्ट होता है, बाद में होमोजीनियस से सॉल्व करो, दैट्स इट। ये था नॉन होमोजीनियस। तो ऐसा पेयर है, एक पेयर है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर होमोजीनियस, फिर नॉन होमोजीनियस। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बाद में बर्नौलीज। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहेगा, अगर एक आधा प्रॉब्लम कोई भी इसमें नहीं बैठ रहा तो फिर आगे बढ़ो, फिर वापस से डी वाई बाई डी एक्स वगैरह निकाला लेकिन एक भी मेथड में नहीं बैठ रहा तो अपन चेक कर रहे हैं कि उसका फॉर्मेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है क्या। अगर होगा तो एल डी हो गया, अगर नहीं बैठ रहा एल डी में तो उसको उल्टा करके भी देखने का, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू है क्या। तो हो सकता है उल्टा वो एल डी बन जाए, राइट। फिर उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर इंटीग्रल पी इंटू डी एक्स, और कंप्लीट सॉल्यूशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये सब आता है आपको। तो जितने भी अपन ने न्यूमेरिकल्स लिए वो देख लेना, और जो आईएमपी में दिए उसको एक बार सॉल्व करके देखना, आप लोगों ने किए होंगे। फिर उसके बाद अपन ने बर्नौलीज देखा था, बहुत ही ईजी है। बर्नौलीज यानी रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेस टू एन है, तो वो हो गया बर्नौलीज। तो वहाँ पे वो जो राइट हैंड साइड में वाई रेस टू एन आ रहा, उसके कारण वो एल डी नहीं बन पा रहा, तो उससे डिवाइड करो, और जो बीच वाली टर्म जो रहती है उसके जगह पे फिर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करो, यू वी टी जो भी पुट करना उसको डिफ्रेंशिएट करो और वो रिड्यूस हो जाता है फिर एल डी में, और फिर प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करो, राइट। फिर उसके बाद मेथड लिया था अपन ने एग्जैक्ट और बाद में नॉन एग्जैक्ट। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो ऐसा होगा तो वो हो गया एग्जैक्ट का फॉर्मेट। लेकिन वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा आपको। उसके लिए डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकालो, अगर वो दोनों भी इक्वेशन सेम आते होंगे तो वो हो गया एग्जैक्ट, लेकिन अगर वो नहीं आते होंगे तो वो हो गया नॉन एग्जैक्ट। अगर सेम आते होंगे तो फिर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहता है, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इक्वल्स टू सी। तो जो इंटीग्रल एन वाई डी वाई रहता है दैट इज टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, सिर्फ वाई की टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए, जिसके अंदर एक्स आता है ऐसी टर्म लेना नहीं, बस उसको सॉल्व करो, हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगा तो उसकी मैंने 3 केसेस लिख के दिया था ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहली केस, अगर नॉन एग्जैक्ट है तो आप लोगों ने क्या करना, सबसे पहले वो होमोजीनियस है क्या वो देखना। अगर होमोजीनियस होता होगा तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। और अगर वो दूसरे फॉर्म होमोजीनियस नहीं है लेकिन दूसरे फॉर्मेट वाला है, वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई ऐसा है, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहता है 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। और थर्ड वाला भी आप लोगों को पता है, फॉर्मूले लगते हैं 2 में से जिसका आंसर इजी लगता है उससे सॉल्व करने का, आगे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट के अंदर और फिर सॉल्यूशन कर लो, हो गया सॉल्व। और फिर लास्टली अपन ने देखा था मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसके अंदर आप लोगों को 2 टर्म्स देखना है सिर्फ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। बस आर डी आर एंड आर स्क्वायर डी थीटा ये सब कुछ पुट करना है, पोलर में कन्वर्ट करना प्रॉब्लम। तो ये हो गया आप लोगों का 4th यूनिट। अब ये लेसन के अंदर अगर बहुत सारे स्टूडेंट इसको आधे अधूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ देते हैं, आप लोगों का ऐसा होने को नहीं होना। एट द एंड ऑफ दिस ऑडियो क्लिप आई विल डेफिनेटली गिव यू कि पेपर कैसा अटेम्प्ट करना है, क्या करना है वो सब मैं बोलता हूँ आखिरी में।
तो ये जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें आप लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लगे तो जब पेपर हाथ में आएगा ना, तो पहले यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल देखो और उसमें पहले टारगेट कर लो कि इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया है क्या। अगर आया होगा तो वो प्रॉब्लम किसी ने भी छोड़ना नहीं है, बहुत ही ईजी रहता है और फुकट के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसी ने भी छोड़ना नहीं। और जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है या कम किया है, जिनको डर लग रहा है, तो प्लीज़ डरने की कोई भी नीड नहीं है। एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कोई भी एक आधा पेयर अच्छे से करके जाओ, और मोस्ट टाइम पे है ही वो बहुत अच्छे से करके जाओ। और ये सब कुछ हुआ होगा तो क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मैंने एक स्ट्रैटेजी बोला था, वो होप सो आप लोगों ने फॉलो किया ही होगा। फिर उसके बाद अपन ने यूनिट नंबर 5 लिया था, हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन वाला। अब मुझे तो लगता है ऐसा कि ये लेसन किसी ने भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला अपन ने टॉपिक लिया था वो था ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वाला। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास में लिए सब के सब कर लेना। रिवीजन बैच में वो मैंने आप लोगों को सॉल्व भी करके दिए, रेगुलर बैच में एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है। उसके अंदर 2 केसेस है सिर्फ। पहली केस क्या है, पहली केस है कार्टेशियन वाले और दूसरे कौन है, पोलर वाला। अब कार्टेशियन में ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कैसे निकालना, 4 स्टेप में तो प्रॉब्लम खत्म होता। पहली स्टेप क्या रहती, जो कर्व का इक्वेशन आपको दिया रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अब उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर चेक करने का, उसको अपने को निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद जो ओरिजिनल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करके वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर को निकाल लो। निकालने के बाद जो इक्वेशन मिलता है उसको अपन बोलते हैं स्टेप 2, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व मिलने के बाद dy बाई डी को रिप्लेस करना है माइनस dx बाई dy से। और वो रिप्लेस करने के बाद जो मिलता है आपको उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। और बस फिर उसको यूनिट नंबर 4 से यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई भी मेथड अप्लाई करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एलडी वगैरह कोई भी मेथड अप्लाई करके उसको आगे सॉल्व करो, यू विल गेट दी सॉल्यूशन। और जो मिलता है उसको बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। फिर सेकंड लिया था अपन ने पोलर कर्व्स वाला। तो इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा जो भी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, फर्स्ट स्टेप उसको ही बोलेंगे अपन गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फिर उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और ट्राई टू एलिमिनेट दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म। तो जो मिलता है अपन उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फिर रिप्लेस करते डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। तो जो मिलता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। फिर उसको सॉल्व करो तो आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिल जाता है। तो 10-12 प्रॉब्लम मैंने लिए और उसमें से 4-5 प्रॉब्लम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे, तो वो प्लीज़ छोड़ना मत। होप आप लोगों ने सब कर लिए होंगे, सो बी कॉन्फिडेंट। अब उसके बाद का जो टॉपिक है ना, दैट इज़ हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर आप लोगों को पहला पढ़ना है सॉल्वेबल फॉर पी, दूसरा पढ़ना है सॉल्वेबल फॉर वाई, तीसरा है सॉल्वेबल फॉर एक्स और चौथा है क्लैरेट्स फॉर्म। अब ये लेसन में क्या करना, पहले मैं एक्चुअली ये बोलना चाहिए लेकिन मैं पहले क्लैरेट्स फॉर्म बोलता हूँ। क्लैरेट्स फॉर्म कितना आसान है। अगर आप लोगों को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी दिखाई दिया तो समझ जाने का क्लैरेट्स हैं। उसके अंदर सिर्फ p के जगह पे c तो रखना है सिर्फ। सो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ये बन जाता सोल्यूशन। कितना आसान है, ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन है। तो जब भी पेपर हाथ में आएगा तो ये भी एक क्वेश्चन ढूंढ लेना, अगर मिलता होगा तो बहुत अच्छा हो गया। इसके आने के चांसेस कम रहते हैं बट कभी कभी आ भी जाता है, आ गया तो फुकट के 4 मार्क्स है, p के जगह पे c लिखना है सिर्फ। तो क्लैरेट्स किसी ने भी छोड़ो मत। और सॉल्वेबल फॉर जो p है उसमें मैंने आप लोग को समझा के दिया था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p अगर आपको दिखता है तो वो हो गया क्लैरेट्स फॉर्म। और क्लैरेट्स फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से सॉल्व करो अपॉन 2a, 2 रूट्स मिलेंगे उसको सॉल्व करो, 2 इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिलते, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर। जो अपन ने रेगुलर बैच में स्टार्टिंग के 3 प्रॉब्लम लिए थे वो छोड़ो मत, वो कर लो। फिर सॉल्वेबल फॉर वाई के प्रॉब्लम लिए थे अपन ने। सॉल्वेबल फॉर वाई में आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आगे बढ़ो, सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी एन एक्स मिल रही है तो वो हो गया सॉल्वेबल फॉर y। उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद सॉल्व करो। एक साइड में आप लोगों ने
dp/dx की टर्म्स वगैरह उसके अंदर आएगा तो वो वाली टर्म रखो, दूसरे साइड में जिसके अंदर dp/dx नहीं आता वो रखो और फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मिलेगा dp/dx के टर्म्स में वो कंसिडर करके उसको सॉल्व करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन में अगर p की वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ x एंड c वगैरह तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर p मिल गया तो उसको जाके इक्वेशन 1 में पुट करो, हो गया प्रॉब्लम। लेकिन एक आधे बार उसको सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, p की वैल्यू नहीं मिलती है। तो अगर इनकेस p की वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर क्या करो, डायरेक्टली बोल दो जो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन था और ये सॉल्व किया हुआ इक्वेशन टुगेदर कंस्टिट्यूट द सॉल्यूशन बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ p इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलर था थर्ड मेथड। अब ये जो सॉल्व फॉर p है इसमें का जो पहला प्रॉब्लम मैंने लिया था वो किसी ने भी छोड़ना मत। ये जो प्रॉब्लम्स है ना सभी मेथड्स की आपको लेंदी लगेंगे लेकिन बहुत ही ईजी है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, किया ही होगा आप लोगों ने, ये छोड़ना मत प्लीज़, क्योंकि ये मुझे तो बहुत ही ईजी लगता है और आप सभी लोग को आएगा ऐसा है। फिर सॉल्वेबल फॉर x, उसमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p एंड y मिलता होगा तो ये हो गया सॉल्वेबल फॉर x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, फिर बाकी का जो भी सॉल्व करना है ना वो सॉल्वेबल फॉर y जैसा ही है, बस हो गया फिर। और क्लैरेट फॉर्म मैंने डिस्कस कर लिया। अब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के 2-3 ही प्रॉब्लम बार बार पेपर में आते हैं तो जो अपन ने क्लास में लिया वो प्लीज़ छोड़ो मत, वो भी कर लो, एक बार देख के जाओ। और फिर उसके बाद लास्ट लेसन लिया अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में 4 ही तो टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, देन उसके बाद डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट है, कॉची रूट टेस्ट है और उसके बाद राबेस टेस्ट है। तो कंपैरिजन टेस्ट में आप लोगों को यूएन जो दिया रहता है या निकालना पड़ेगा, सीरीज़ दिया होगा तो यूएन से वीएन निकालते आना चाहिए। वो क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बोला था वीएन कैसे निकालना था। और बाद में उसके अंदर पी सीरीज़ टेस्ट वगैरह भी लगती है, तो उसकी थ्योरी जो है ना चारों भी टेस्ट की, ये लेसन बहुत ही आसान है। तो ये लेसन में आपको यूएन मिल गया तो बाकी सब आ जाएगा। और मैंने रेगुलर बैच में बहुत ईजी करके बोला आप लोगों को, चारों भी मेथड का एक एक प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्लीज़ ये भी छोड़ो मत, फुकट के 13 मार्क की है। तो ऐसा जो आप लोगों का पूरा सिलेबस है, नाउ लेट मी टेल यू कि कल आप लोगों ने पेपर वगैरह कैसा लिखना है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने पूरा किया है, बस वेळेवर सर आम्ही गोंधळ लो और समथिंग लाइक दैट ऐसा नहीं होने को ना। आप लोगों ने बहुत मेहनत लिया है, क्लासरूम में अपन ने हर एक लेसन, इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट लेसन अपने को कंप्लीट करने के लिए 35 लेक्चर्स लगे थे। ऑन एन एवरेज सभी लेसन यानी जो कवर किया अपन इंडिविजुअल एक एक लेसन को 25 लेक्चर्स लगे ऑलमोस्ट, और प्रॉपरली अपन ने सिलेबस कंप्लीट किया, सब किया। तो अभी एकदम कॉन्फिडेंट रहने का। आप लोगों को फर्स्ट लेसन लिबनिट्ज़ थ्योरम आता है ना, यस। सेकंड लेसन में होमोजेनियस यूलर्स थ्योरम आता है ना, पक्का यस। थर्ड लेसन में रूट्स या वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, लॉगरिथम ऑफ आता है। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में एनी वन पेयर एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये भी आता है। जो लोग यानी जिनको एकदम ही कमज़ोर है मैथमेटिक्स में वो लोग। देन फिफ्थ लेसन के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आप लोगों ने कर लिया। सॉल्वेबल फॉर पी के 3 प्रॉब्लम शुरुआत के, वाई का 1 और सॉल्वेबल फॉर एक्स का 1 है ना, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन का पहला प्रॉब्लम। तो इतना आता है तो हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इजी लेसन है, तो उसके जस्ट थ्योरी भी क्लियर होगी तो बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, और इनफ प्रैक्टिस मैंने लिया है बैच में। तो अभी कल जब पेपर हाथ में आएगा ना, आप लोग पढ़ाई में कितने भी होशियार होंगे, पहले ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये कोई 11, 12 या 10 स्टैंडर्ड नहीं है। तो इनिशियली आप लोगों ने प्लीज़ स्टार्टिंग के जो 25 से 30 मार्क का पेपर है वो ऐसा सॉल्व करने का जो आप लोग को एकदम परफेक्ट आता है। डोंट ट्राई टू गो फॉरवर्ड कि सर हम पहले ही सॉल्व कर लेते या दूसरा ही कर लेते, जैसा पेपर है उसके हिसाब से, ऐसा मत सोचना। पहले जो एकदम परफेक्ट आता है, अब आपको पहला ही क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आता है तो वही कर लो ना। लेकिन आप लोगों को पहला परफेक्ट नहीं आता है, थोड़ा 19-20 लग रहा है तो मत हाथ लगाओ उसको। इनिशियली जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो बात ऐसी होती है कि इनिशियली आप लोगों ने अगर एक आधा रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग बोलने से बेटर रहेगा, एक आधा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया जो आपको आता नहीं है, आधा अधूरा आता है, तो अगर आप लोगों ने वो सॉल्व करने के लिए लिया तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा होगा आप लोगों का फिर कि आप लोगों का ऑलमोस्ट घड़ी में देखोगे तो 9:35 वगैरह हुए रहेंगे, और आप लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो वो प्रॉब्लम आपका आधा अधूरा हो गया। तो आधा अधूरा हो गया तो उसमें आप लोगों ने 0 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। अभी भी आपके पास 2 घंटे से ज़्यादा टाइम बचा है, लेकिन फिर भी वो टाइम पे दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ती है कि आगे का कुछ भी नहीं आता फिर, या अपन कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए इनिशियली स्टार्टिंग में 20 से 25 या 30 मार्क का पेपर ऐसा लिखो कि जो आपको एकदम परफेक्ट आता है। वेदर दैट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन चलेगा, यानी फिर अपनी कैसे शुरुआत पेपर की अच्छी हो जाती। M1 का पेपर थोड़ा बहुत लेंदी जाता है क्योंकि यूनिट वाइज 3-3 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, और जो सेकंड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके अंदर 2-2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सभी लेसन्स में आई थिंक सो यानी 3-3 क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा बहुत लेंदी जाएगा।
इसलिए शुरुआत के 20, 25, 30 मार्क का पेपर एकदम परफेक्ट लिखना। अब फिर एक बार आपकी शुरुआत अच्छी हो गई तो फिर आप लोगों को बाकी का जो नहीं आना है ना वो भी आने लग जाएगा। समझ गए? तो और कल जब आप लोगों का पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे एक आधा फ़ोन कॉल या मिलने के लिए आ जाना। आप लोग पेपर देते हो लेकिन इधर दिल की धड़कनें मेरी भी बढ़ी रहती। आई एम जस्ट फीलिंग जस्ट लाइक व्हाट कि मैं ही पेपर दे रहा हूँ, क्या ऐसा फील होते रहता है। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने पूरे नोट्स में से आएगा, आईएमपी में के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे और आपका सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लास्ट टाइम एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट लग गया था यूनिवर्सिटी में, हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिवर्सिटी टॉपर अपने ही बैच से था। इस बार भी वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा जो 14 साल से बरकरार है। तो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी टॉपर इन M1 M2 इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, यानी जितने भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो ये बरकरार आप रखोगे ही और आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो बस कॉन्फिडेंट रहो और जितना मैंने बोला ना उसको फॉलो करो, राइट। कोई भी डाउट्स डिफ़िकल्टी है तो बिंदास मुझे फ़ोन करो, मैं डेफिनेटली आप लोगों के जो भी क्वेरीज़ है फ़ोन पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, या नहीं होता है तो अपन वीडियो कॉल पे बात करके भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का जब तक कि कल पेपर होता नहीं तब तक अवेलेबल हुईच, राइट। डेफिनेटली उसके बाद भी रहूँगा, लेकिन कोई भी डाउट्स डिफ़िकल्टी है तो ज़रूर पूछिए, राइट। चलो पढ़ाई करो सब लोग, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू वेल।